गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप देखने वाले हैं राम सेतु परियोजना विवाद। इसके साथ साथ और भी कई परियोजना है जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि सुएज नहर, पनामा नहर और क्रा नहर बनाने की जो बात चल रही है, सब पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे और भारत के साथ और भी परियोजना का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो राम सेतु परियोजना इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इसमें भारत के जो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण में ये इंडियन ओशियन है, जिसे भारतीय महासागर कहा जाता है। इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, ठीक है। वैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे सागर का अलग अलग नाम हो जाता है, ठीक है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन पश्चिम वाले भाग को अरब सागर कहते हैं क्योंकि अरब के बगल में है, बंगाल के बगल में इसलिए बंगाल का खाड़ी हो गया, और दक्षिण में इसे सीधा हिंद महासागर के ही नाम से जाना जाता है। ये सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये परियोजना है क्या, इसको समझने की जरूरत है। समझिएगा, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है, ठीक है, यहां पर है। यहां से अगर किसी शिप को कोलकाता बंदरगाह ले जाना है तो कैसे जाएगा, देखना है। श्रीलंका के चक्कर लगा करके जाना पड़ रहा है, मतलब श्रीलंका की ओर से घूमकर जाना पड़ रहा है किसी भी शिप को, या और कैसे जा सकता है तो ये भी समझिएगा। और जा सकता है कि यहां आकर के और जस्ट मन्नार की खाड़ी होकर के इस तरह से इधर निकल सकता है, लेकिन ये रास्ता अभी नहीं है। यहीं पर एक नहर बनाने की बात चल रही है जिसे सेतु समुद्रम परियोजना कहा गया। इस परियोजना की शुरुआत यूपीए 2 गवर्नमेंट 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी कि एक रास्ता बनाना है जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच से होकर के शिप को क्रॉस करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये परियोजना विवादित हो गया। विवाद का क्या वजह है, यही सबको आज के लेक्चर में समझना है। तो अभी श्रीलंका के उस तरफ से क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। श्रीलंका के उस तरफ से क्रॉस करने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है अपने भारत के पश्चिमी तट से अगर पूर्वी तट जाना है तो शिप को श्रीलंका की तरफ से घूमकर जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहां से एक नहर बना दिया जाए, जो नहर इसको कनेक्ट कर दे बंगाल की खाड़ी को और अरब सागर को, ठीक है। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला एक नहर बनाया जाए, यही नहर है सेतु समुद्रम परियोजना का। लेकिन यह नहर विवादित क्यों हो गया, क्यों इस पे रोक लग गया, मामला हाईकोर्ट क्यों पहुंच गया, इसी को समझते हैं, ठीक है। यहां पर आपको पता होगा कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में भगवान राम के द्वारा एक पुल बनवाया गया था सीता माता को श्रीलंका से लाने के लिए, ठीक है। वो पुल अभी भी मौजूद है इस जगह पर, ठीक है। जब नहर बनाने की बात चल रही थी तो कुछ हिंदू धर्म से जुड़े संगठन, और 2005 में ऑपोजिशन में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने इसका अपोज कर दिया कि इस नहर से राम सेतु को नुकसान पहुंचेगा। जो आस्था से जुड़ा हुआ हमारे आदर्श भगवान श्री राम का बनाया हुआ पुल है, वो पुल को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यूपीए 2 गवर्नमेंट द्वारा और बीजेपी के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया,
इस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं राम सेतु है क्या। देखिए, इसमें UP-2 गवर्नमेंट का कहना था कि ये 167 किलोमीटर लंबा एक नहर यहां से बना देंगे, ठीक है, जिससे श्रीलंका की तरफ से गुजरना ना पड़े। ये 167 किलोमीटर नहर बनाने से बेनिफिट ये था कि 780 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है शिप को, वो डिस्टेंस जो है ना कम हो जाएगा, ठीक है। 780 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 30 घंटे एक्स्ट्रा का टाइम लगता है, एक्स्ट्रा समय लगता है श्रीलंका के उस तरफ से घूमने में। तो ये टाइम का सेव होगा, हजारों रुपए पेट्रोल की बचत होगी। ये सब दलील था UPA गवर्नमेंट का कि ये देश हित में, देश के लिए जरूरी है। विवाद इसलिए हो गया कि इस जगह पर यहां से यहां एक राम सेतु बना हुआ है। ये राम सेतु अभी भी है, पानी का जो लेयर है थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया है जल स्तर बढ़ने से, और सुनामी भी आया था 15वीं शताब्दी में जिसके वजह से थोड़ा वो डिस्ट्रॉय भी हुआ है, लेकिन अभी भी राम सेतु मौजूद है, ठीक है। राम सेतु है कहां पर? धनुष कोटी से लेकर, मतलब एक पंबन आइलैंड है, धनुष कोटी का अंतिम छोर है पंबन आइलैंड तमिलनाडु में, वहां से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक, ये पंबन से लेकर के, धनुष कोटी यहाँ है, पंबन से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये एक सेतु का निर्माण है। यही है राम सेतु, या इसे कह सकते हैं आदम ब्रिज, आदम ब्रिज भी इसे कहा जाता है। राम सेतु की लंबाई कुल है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर लंबाई और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कहा जाता है कि इस पुल को बनाने के लिए करोड़ों बंदर लगे थे। जब भगवान श्री राम को श्रीलंका जाना था सीता माता को लाने के लिए, तो इनके पास सेना में तो ही करोड़ों बंदर, जो सुग्रीव की सेना में करोड़ों बंदर था, करोड़ों बंदर मतलब 1 करोड़ बंदर लगा था इस पुल को बनाने में, और ये पुल बनकर तैयार हो गया था मात्र 5 दिन में, ठीक है। तो ये पुल बनाया कैसे गया? तो भगवान श्री राम की पहले पुल बनाने की योजना थी नहीं, उनके दिमाग में ये सेतु बनाना है ये कंसेप्ट था ही नहीं। वो तो बस समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र देव से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ देर के लिए पानी को आप खाली कर दीजिए, हम अपनी सेना को क्रॉस करवा लेंगे, उसके बाद आप फिर पानी लेके आ जाइएगा। 3 दिन तक भगवान राम इंतजार करते हैं, समुद्र देव से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन समुद्र देव दर्शन तक नहीं देते हैं। उससे पहले लक्ष्मण इस बात से एग्री नहीं थे कि रिक्वेस्ट नहीं करना है भैया ये समुद्र देव से, ठीक है, समुद्र देव की क्या औकात है आपके सामने, आप बांध उठाइए पानी को सुखा दीजिए। लेकिन भगवान श्री राम ऐसा चाहते नहीं थे। फिर 3 दिन के बाद भगवान श्री राम को भी गुस्सा आता है कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है, बांध उठाते हैं पानी को सुखाने के लिए। फिर समुद्रदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि स्वामी आप ऐसा मत करिए, प्रकृति के अगेंस्ट हो जाएगा, पानी रोकने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आप ऐसा करिए। वो एक सुझाव देते समुद्रदेव, ऐसा करिए कि आप एक सेतु बना लीजिए यहाँ पर। सेतु बनेगा कैसे? तो आपके ही सेना में ये जो बानर सेना है इसी में 2 पराक्रमी बंदर है, एक नल और एक नील। वैसे तो उसे श्राप दिया गया था, लेकिन वो श्राप आज वरदान साबित हो सकता है। वो किसी भी वस्तु को पानी में रखेगा तो डूबेगा नहीं। विश्वकर्मा पुत्र नल और नील के द्वारा बनाया जा सकता है। नल और नील को बुलाया गया और नल नील के नेतृत्व में एक सेतु का निर्माण किया गया। 5 दिन लगा इस सेतु को बनाने में। 48 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा सेतु बना। एक बात और है कि जिस पत्थर का प्रयोग किया गया था वो पत्थर उस आसपास में था भी नहीं। इसका यह मतलब है कि पत्थर को दूर से लाया गया और 5 ही दिन में
सेतु को बना दिया गया। 5 दिन भगवान श्री राम वहां पर प्रतीक्षा करते हैं, वानर सेना तो मिलकर के पुल को बना रहा था। तब तक वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और उसी जगह एक शिवलिंग की स्थापना उनके द्वारा किया जाता है, जो अभी रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम, ठीक है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वरम है। तो ये रहा स्टोरी पुल का। पुल इस तरह से बना है। अगर ये पुल जो है कब लोगों के सामने आया, 1993 में नासा जो है एक सैटेलाइट फोटो जारी किया था और सैटेलाइट फोटो में वो बताया कि ये जो तमिलनाडु से लेकर के श्रीलंका के बीच में एक कुछ आइलैंड बना हुआ है, एक सीरीज में छोटा छोटा आइलैंड का टुकड़ा है। तो लोगों तुरंत उस समय में लोगों ने अनुमान लगाया यही तो वो पुल है जो भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था। तो ये मामला आया सामने 1993 में, 1993 में। ये इसी तरह का पुल दिखता है, ठीक है। 15वीं शताब्दी तक, मतलब 1480 से पहले तक इस पुल से लोग पैदल या साइकिल से श्रीलंका आसानी से जा पाते थे, क्योंकि इस पर पानी नहीं था और ये पुल टूटा हुआ भी नहीं था। लेकिन 1480 में सुनामी के आने से ये पुल डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कहा जाता है, पुल टूट गया, जिसके वजह से अभी श्रीलंका की कनेक्टिविटी इस पुल के द्वारा नहीं है। कहीं तो है, कहीं पर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पुल इस तरफ से भी नहीं टूटा है कि किसी भी शिप को आप क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि शिप को क्रॉस कराने के लिए गहरा भाग चाहिए, मतलब गहरा समुद्र चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। इस तरह से दिखता है। और भी इसका पिक्चर है, देख लीजिए आप। सैटेलाइट कैमरा से लिया हुआ ये तस्वीर है, ठीक है, राम सेतु की। ये राम सेतु इस तरह से दिखता है। टोटल 8 आइलैंड कहा गया है कि छोटा छोटा 8 आइलैंड का एक समूह बना हुआ है, जो कि तमिलनाडु को जोड़ता है किसके साथ, धनुषकोटी का मन्नार आइलैंड, श्रीलंका का जो मन्नार आइलैंड है उससे इसको जोड़ा है। और पिक्चर देखिए, कई पिक्चर को लेकर के हम दिखा रहे हैं आपको। यही राम सेतु है। राम सेतु में जिस पत्थर का प्रयोग किया गया था वो पत्थर है प्यूमाइस नामक, प्यूमाइस पत्थर है, ये यही पत्थर है प्यूमाइस। इस पत्थर को गौर से अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा छिद्र है, लेकिन काफी मजबूत है ये। इस छिद्र में एयर भरा हुआ रहता है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एयर भरे होने के कारण इसे पानी में फेंक देने से डूबता भी नहीं है। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा से, ठीक है, लावा से इस पत्थर का निर्माण हुआ। इसे एस्पॉजी या खंखरा भी कहा जाता है इस पत्थर को। ये पत्थर को देखा गया था जब 2004 में यहाँ एक सुनामी आया था तमिलनाडु में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पत्थर को वहाँ पर देखा गया था। यहीं से पत्थर ला करके पटना के हनुमान मंदिर में भी इसे पानी में रखा गया है। वो अभी जाएंगे तो आप देख सकते हैं, शायद फर्स्ट फ्लोर पे इस पत्थर को हनुमान मंदिर में दिखाया भी गया है। ये पत्थर को यहाँ पर दिखाया गया, देखिए पानी में ये पत्थर जो है ना तैर रहा है, ठीक है। देखिए ये परियोजना विवादित कैसे हो गया कि अगर पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट को अगर कनेक्ट करना है तो राम सेतु को तोड़ना पड़ेगा और उधर होके ही नहर निकालने का प्रोग्राम था। नहर की लंबाई, सेतु समुद्रम नहर की लंबाई 167 किलोमीटर की प्रोजेक्ट है यह। 25 जुलाई 2005 को यूपीए 2 सरकार ने सहमति दे दी कि इस तरह का एक नहर बनाया जाएगा, लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी उस समय अपोजिशन में थी, उस तरफ से अगेंस्ट हो गया कि नहीं, राम सेतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जिधर से शिप क्रॉस करके ले जाना है ले जाना है, लेकिन राम सेतु किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद एक ये भी सुब्रमण्यम स्वामी याचिका करता थे कि राम सेतु नहीं टूटना चाहिए और यूपीए 2 द्वारा राम सेतु को बनाने का
प्रपोजल था कि इसे बनाएंगे क्योंकि देश हित में ये परियोजना है। फिर क्या हुआ, जब वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की जो रामायण है, जो उनके द्वारा रामचरितमानस का निर्माण हुआ है, ये दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस रामायण को कोट किया गया था कि साक्ष्य के तौर पर कि भगवान श्री राम के द्वारा जो पुल बनवाया गया था सीता माता को लाने के लिए, ये वही पुल है वर्तमान में नासा ने जिस फोटो को जारी किया है। इस परियोजना को बनाने से करोड़ों हिंदू धर्म के जो लोग हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, उनके आस्था को ठेस पहुंचेगी। इसलिए ये परियोजना तत्काल रोक दिया जाए। ये बीजेपी की तरफ से आर्गुमेंट था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से भी दलील दिया गया सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा दलील ये दिया गया था कि कंबन रामायण में, ठीक है, और पद्म पुराण में इस बात की चर्चा है कि जब भगवान श्री राम लंका से वापस आ रहे थे सीता माता को लेकर, तो उस सेतु को उन्होंने अपनी बाण से तोड़ दिया ताकि भारत और लंका के बीच किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी ना रहे, बाद में भारत को कोई खतरा ना हो लंका से। जब उन्होंने खुद उस पुल को तोड़ दिया तो फिर अभी इस नहर को बनाने में क्या दिक्कत है? वो तो खुद चाहते थे कि इसके बीच सेतु ना रहे। तो एक ये भी इस तरह का इंटरेस्टिंग दलील था। वैसे ये दलील कोर्ट में बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर रामायण ये सब को वहां पे मानता ही नहीं है। अगर मानना होता तो फिर तो राम मंदिर पर इतना विवाद था, आसानी से मान लिया जाता। ठीक है, इसका तो चर्चा जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज इसे नहीं कहा जा सकता है। किसको? जो तुलसीदास के द्वारा और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, इसको कोर्ट नहीं मानती है। इस परियोजना के बनने से, यही परियोजना है, इधर से इसको ले जाना था। एक बार फिर से समझते हैं, इसको बनने से 780 किलोमीटर डिस्टेंस बचत होगा, 30 घंटे का। प्रति वर्ष 22,000 करोड़ रुपए का तेल बचेगा शिप को, 2000 से अधिक जहाज गुजरेगी इधर से। अब कोई अदर कंट्री का भी जहाज गुजरेगी तो टैक्स तो भारत को उसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारत को इससे काफी फायदा था। और कहा गया था 19वें वर्ष के अंत तक 5000 करोड़ का इससे व्यवसाय हो जाएगा इस परियोजना से। ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है राम सेतु के बनने से। नुकसान क्या है? तो जब इस परियोजना को बनाया जाएगा तो मन्नार की जो खाड़ी है ये मोतियों के लिए बहुत फेमस है। मोती जो है, जो स्टोन ये सब होता है, हम लोग हाथों में पहनते हैं जो मोती है, यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है मोती मन्नार की खाड़ी से। यही थोरियम का भंडार भी है बहुत ज्यादा भारत में। थोरियम को नुकसान होगा, ये जो शंख मोती ये सब जो देख रहे हैं इसका नुकसान होगा। जो मछुआरे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है, ये नुकसान होगा। सुनामी से भी भारत को, तमिलनाडु के तट को खतरा हो सकता है इस परियोजना को बनने से। तो एक तरफ प्रॉफिट है, दूसरे तरफ लॉस का भी सामना इंडिया को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो उस परियोजना से भारत को फायदा ही फायदा है। ठीक है, ये थोरियम है। ठीक है, तो ये हमारा राम सेतु था। ठीक है, और राम सेतु विवाद था। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जब यूपीए 2 गवर्नमेंट के चेंज होने से ही होते ही बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है तो पथ निर्माण मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने सीधा पार्लियामेंट में कह दिया कि किसी भी कीमत पर राम सेतु को हम टूटने नहीं देंगे, इसके लिए कुछ और ऑप्शनल रास्ता हम लोग तलाश रहे हैं। तो अब ये परियोजना जो है ये डिस्टर्ब हो गया है, फिलहाल इस पर कोई बातचीत अभी नहीं चल रही है। कुछ और समझते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा परियोजना जो कि
ये तो हाँ, समुद्र के रास्ते बनाना था। कुछ ऐसा भी परियोजना है, बहुत सारे ऐसे भी देश है जो कि अपने देश को ही दो भाग में काट करके इस तरह के परियोजना का निर्माण किया है। ये समझते हैं, जैसे क्रा नहर समझते हैं। क्रा नहर जो है, थाईलैंड एक क्रा नहर को बनाना चाहता है। वो कैसा दिखेगा बता रहे हैं, ठीक है। क्रा नहर जो है, कारा कैनाल प्रोजेक्ट है थाईलैंड गवर्नमेंट का। पनामा नहर जो एक बनाया गया था, पनामा नहर की तरह ही थाईलैंड गवर्नमेंट एक नहर बनाना चाहता है, ठीक है। उस नहर से क्या फायदा होगा, इसको हम लोग देखते हैं मैप से। देखिए, ये थाईलैंड आपको दिख रहा है, ये थाईलैंड है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर वाला एरिया है, ये अरब सागर है। इस तरह से अभी इस एरिया से किसी भी शिप को आना है इधर से इस तरफ, ठीक है, हिंद महासागर में, और ये आपका ये जो हो गया दक्षिणी चीन सागर हो गया, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। यहाँ तो उस शिप को आना पड़ता है सिंगापुर होकर के ऐसे, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पर, इस जगह पर मलेशिया से ही अलग होकर के सिंगापुर बना है। सिंगापुर जो है एक छोटा सा जगह है, वो इतना इसलिए पॉपुलर है कि इसके पास सी पोर्ट है, बहुत बड़ा सी पोर्ट है, सबसे अधिक कंटेनर क्षमता वाली सी पोर्ट है सिंगापुर के पास। इस एरिया का शिप, इस एरिया मतलब हिंद महासागर का कोई भी शिप अगर जाना है साउथ चाइना सी तरफ, ठीक है, तो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, हिंद महासागर के यहीं से सिंगापुर से ही गुजरना पड़ेगा उसको, इस एरिया में कहीं भारत आने के लिए इस तरफ से। तो यहाँ पर क्या है कि अब जहाज जाएगी तो वहाँ पे रुकना है, ठीक है, लोड अनलोड सब कुछ होता है यहीं पर, तो इसका जो है मार्केटिंग बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिंगापुर को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। थाईलैंड ये सोचा कि अगर किसी शिप को ऐसे घूम करके जाना पड़ता है यहाँ पर, अगर हम यहीं पर एक रास्ता काट देते हैं तो फिर तो शिप इधर जाएगा नहीं, तो फिर जो शिप ऐसे घूम करके ऐसे निकलता है तो प्रायोरिटी कोई भी इधर से ही देगा जाने का। तो एक प्रोजेक्ट लाया थाईलैंड और बोला काट करके इसको दो भागों में बांट करके यहाँ से एक नहर निकाल देते हैं। इस नहर की जो लंबाई है 135 किलोमीटर है। 135 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाने की योजना है। इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है किसका, थाई गवर्नमेंट का, थाईलैंड गवर्नमेंट का। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए चाइना सामने आ गया। चाइना बोला हम मदद करेंगे, हम इसमें पैसा लगा देते हैं, क्योंकि चाइना को भी फायदा इधर साउथ चाइना सी है, उसकी कनेक्टिविटी इधर से करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ संगठन इसका अपोज कर दिया, मामला इसकी कोर्ट में पहुंच गया कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। मामला थोड़ा सा स्लो हुआ, भारत भी एंट्री मार दिया। इंडिया का हम भी इसमें पैसा लगाएंगे, इंडिया के साथ और कई कंट्री का हम भी पैसा लगा देंगे, ठीक है। थाईलैंड चाइना को बोल दिया कि अभी रुक जाइए, आपके साथ हम जो एग्रीमेंट है उसको पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि और भी देश बहुत सारे इस पर पैसा लगाने के लिए चाह रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा चाइना को यहाँ पर भी झटका लगा है। इसमें भारत भी पैसा लगा रहा है, और पैसा लगाएगा तो भारत के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्रा नहर जो कि चल रहा है प्रोजेक्ट बनाने का, जिसको 20 से काटना है। यहां पर देखेंगे तो यहीं पर क्रा नहर बनने वाला है, और अभी घूम करके ये थाईलैंड है, पीला वाला जो दिख रहा है थाईलैंड, और अभी कोई भी शिप को इस एरिया से फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, किसी को भी आना है, ठीक है, तो उसको यहां से जाना पड़ता है ऐसे, और उस केस में क्या होगा, सीधा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, यहां से क्रॉस कर जाएगा, तो ये बन ही जाएगा, थाई गवर्नमेंट बना ही लेगा, ठीक है। एक समझते हैं स्वेज नहर। ऐसा ही एक स्वेज नहर है जो मानव के द्वारा ही काट करके बनाया गया। स्वेज नहर से दुनिया को क्या फायदा हुआ है, कितने समय, कितने डिस्टेंस का बचत हुआ है, कितने ईंधन से बचत हो गया है, इसको समझते हैं हम लोग। स्वेज नहर बनाया गया था। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो आप देखिएगा, ये इंडिया है हमारा, ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, और ये अरब प्रायद्वीप है,
अरब प्रायद्वीप, इसी के नाम से इसे अरब सागर कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग को अरब सागर। इस एरिया का कोई भी शिप, जैसे इंडिया का शिप ही क्रॉस करना है, अगर जाना है यूरोप, इधर यहां जाना है इधर, तो उसे इस तरह से जाना पड़ता था, अफ्रीका का चक्कर लगाने के बाद, समझ सकते हैं, ऐसे जाना पड़ता था यहां पर। इसका शिप अगर यहां यूरोप जाना है तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया का शिप ऐसे जाना पड़ेगा, या इसको इधर जाना है तो, क्योंकि बीच में कोई रास्ता ही नहीं था। यह है भूमध्य सागर यहां पर, इसको और मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट तो ये हो गया यहां पर, ये हो गया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो गया, और ये लाल सागर हो गया। यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ लाल सागर, ठीक है। और ये आपका इजिप्ट है, जिसे मिस्र कहते हैं, यहाँ पर ये मिस्र है। तो फ्रांस का ये पहल था पहले कि फ्रांस ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक नहर काट देते हैं। नहर काटने के बाद फायदा क्या होगा कि शिप क्रॉस करेगी लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए सीधा आ जाएगी किस में, भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर में अगर इस देश के साथ कुछ भी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके यहाँ जिब्राल्टर, ब्रिटेन का कब्जा है, जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर है, ठीक है। भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इधर से निकल के जहां जाना होगा जाएगी शिप। तो ये प्रोजेक्ट था फ्रांस का, ठीक है। वैसे और भी देश उसको सपोर्ट किया, लेकिन फ्रांस का था ये। ऐसे शिप जाएगी और यहां पर काट दिया, जिसे कहा गया है सुएज नहर। इसी जगह पर सुएज नहर काटा गया। शिप क्रॉस करवा के इधर भूमध्य सागर में आती है और भूमध्य सागर से निकल जाती है। तो जो डिस्टेंस इधर से क्रॉस करना पड़ता था, अब सीधा यहां से यहां लाल सागर होकर भूमध्य सागर में होकर के निकल जाती है। तो एक ये प्रोजेक्ट था। इससे हुआ क्या कि बेनिफिट इसका ये हुआ कि एक तो टाइम का सेव हुआ, और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। समय सामान खराब भी हो सकता है, ईंधन तो ज़्यादा लग ही रहा है, तेल खर्च हो ही रहा है, ठीक है। स्टाफ का एक अलग इशू है, लेकिन अगर यहाँ से क्रॉस कर जाता है शिप तो बहुत ज़्यादा उसके लिए सही है। तो इसके लिए फ्रांस और मिस्र के साथ जो तालमेल उसका था कि भाई इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया एक शिप से लिया जाता है, एक दिन का करोड़ों अरबों का उसका इनकम है इस नहर को बनाने से। एक बड़ा काम भी तो उसने किया। आप देखेंगे सुएज नहर की जो लंबाई है 165 किलोमीटर है और चौड़ाई 48 मीटर है। इसको बनाया था फ्रांसीसी इंजीनियर 1859 में फर्डिनेंड, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया था। यही डिस्टेंस दिखाया गया। इससे पता है कितना किलोमीटर का शिप हो गया, 12,000 किलोमीटर। यहाँ से जो ऐसे जा रहा था अब सीधा ऐसे निकलता है 12,000 किलोमीटर का सुएज नहर के बनने से। तो करोड़ों रुपया लेता भी है तो क्या दिक्कत है, फिर भी तो फायदा ही है। इस पर शुरू में किसका अधिकार था? फ्रांस, तुर्की और मिस्र, तीनों का अधिकार था सुएज नहर पर। सब इससे पैसा लेता था। बाद में जाकर क्या किया कि मिस्र और तुर्की का शेयर किसने खरीद लिया? ब्रिटेन खरीद लिया। और ब्रिटेन भी अपने अंदर लगभग 100 साल तक इसको रखा, ठीक है। 1956 में मिस्र ने इस नहर को पूरी तरह से ब्रिटेन से ले लिया और ब्रिटेन वहां पे अपना सेना लगा दिया, तो सुएज नहर पर अपने कब्जा में कर लिया 1956 में। अब ये किसके अंदर है? मिस्र के अंदर है, ठीक है। यहीं पर मिस्र है। ये रेड सी जो अभी हम बात कर रहे थे, रेड सी ऐसे होकर के शिप निकलती है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये इजिप्ट आप देख रहे हैं, इंग्लिश में इसे इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में से मिस्र कहते हैं। इस नहर से बेनिफिट तो है ही, यूरोप और एशिया का कनेक्टिविटी जो है काफ़ी बेहतर हुआ। और पहले लगता था जाने में 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब सीधे इसको 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या हो गया? बच गया। जहां 12,000 किलोमीटर लगता था जाने में, सीधा 7,000 किलोमीटर सेव हो गया, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ईरान को काफ़ी ये सबसे लाभ हुआ है। एक पनामा नहर देखेंगे, ठीक है। जिस तरह से सुएज नहर है उसी तरह से एक पनामा नहर है। पनामा नहर भी मानव निर्मित ही झील है। पनामा नहर भी वो काट करके ही बना है, पनामा देश।
इससे क्या फायदा है इसको समझते हैं। ये हो गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसको समझिए, अगर ये आपका एटलांटिक महासागर है, ठीक है, एटलांटिक, अगर आप महासागर में सबसे बेस्ट महासागर की बात करेंगे जहां शिप ज्यादा चलती है, तो सबसे बेस्ट महासागर क्या है? हिंद महासागर ही है। इंग्लिश अल्फाबेट के एस लेटर के समान हिंद महासागर है, और टाइटैनिक शिप भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था हिंद महासागर में एटलांटिक महासागर में 1912 में हुआ था, ठीक है। तो अगर ये यूएसए का शिप जो पूर्वी तट से अगर उसे पश्चिमी तट आना होता था, तो आप गौर करेंगे जो नीला कलर का है ना वही पानी है, उसको ऐसे आना होता था। देखो यहां से यहां आने के लिए उसको पूरा चक्कर लगाना पड़ता था दक्षिण अमेरिका का, यहां से। तो ये प्रयास किया कि ऐसा है कि ये तो काफी डिस्टेंस लग रहा है इसमें, तो इसमें ऐसा करते हैं कि यहां पर पनामा है जहां सबसे पतला है, पनामा देश से बात करके और पनामा को काट करके एक नहर बना दिया, जिसे क्या कहा जाता है? पनामा नहर, क्योंकि पनामा में एक फायदा यहां पर यह था कि पनामा में एक झील था, ठीक है, गाटूर झील, और झील था पहले से, कुछ झील भी था, बस थोड़ा सा एरिया को कटिंग किया और झील में मिला दिया और फिर ऐसे शिप को क्रॉस करा लेता है। तो अब सीधा यहाँ से शिप यहाँ, अगर इसको आना है तो अब ऐसे नहीं घूमना है, वो घूम करके बस ऐसे इसको आ जाना है, ठीक है, क्लियर है। इस एरिया में किसी भी शिप को जाना है तो पनामा से वो क्रॉस करता है। तो पनामा नहर कहाँ है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, पनामा देश में, क्लियर है। पनामा एक देश है, पनामा नहर है। वही डिस्टेंस को दिखाया गया, देखिए यहां पर भी कितना डिस्टेंस सेव हो रहा है। 14 अगस्त 1914 को ये बनाया गया था। ये जोड़ती है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ती है, ठीक है। मानव निर्मित ये झील है जो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 82 किलोमीटर है, और चौड़ाई 90 मीटर है, और गहराई मिनिमम 12 मीटर गहरा है, ठीक है। पहले क्या था, अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने के लिए लगभग 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो वो सेव यहाँ पर हो रहा है, 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस का सेव हो रहा है। और सुएज नहर में डिस्टेंस सेव कितना हो रहा है? 7,000 किलोमीटर। यही पनामा नहर है। इसमें क्रॉस करने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है, और अंदर में ही गाटून झील था पनामा में, उसी झील से कनेक्ट होकर के इसको आगे बढ़ा दिया। देखो समुद्र का लेयर और झील का लेयर थोड़ा अंतर है, झील ऊंचा है और समुद्र का लेयर कम है। तो 26 मीटर ऊंचा झील है, तो वहां पर शिप को उठाया जाता है, पानी डाल करके, पानी भर करके, एक टेक्निक है उसका, टेक्नोलॉजी है, शिप को उठा के झील के लेयर में ला करके तब प्रवेश करवाया जाता है। यही पनामा नहर है। अब थोड़ा समझते हैं एक चीज को, ठीक है। आप ये देखेंगे ना, ये कोस्टोरिका है, ठीक है। तो यहां पर पनामा, यहां पर पनामा ऐसे एक नहर बनाया। तो ये जो, ठीक है, ये जो देश है कोस्टोरिका, ये सोचा कि हम भी एक नहर बना लेते हैं। ये तो नहर बना के खूब कमाई कर रहा है, खूब अर्न कर रहा है, तो एक नहर हम भी बना लेते हैं। तो वो यहाँ से एक नहर बनाने का प्रोजेक्ट लाया। जब काम स्टार्ट किया तो यहाँ पत्थर निकल गया, पहाड़, तो फिर ये कटना पॉसिबल नहीं था। तो इसका ये प्रोजेक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फिर बाद में जाकर के निकारागुआ जो है, तो निकारागुआ एक प्रोजेक्ट लाया, वो भी बात किया चाइना से कि एक बनाना, चाइना बोला ठीक है बना देंगे। तो फिर इस जगह पर एक और पनामा नहर के ऑप्शन में ही एक और नहर बनाने की योजना है, जो चाइना के सपोर्ट से चाइना इसको बनवाना चाह रहा है।
ठीक है। चाइना पैसा लेगा, सब जगह अपना दिमाग लगा रहा है, उधर क्रा पे लगा रहा है, इधर इधर भी लगा रहा है, और एक अपने भारत का प्रोजेक्ट है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा इसको भी देखते हैं। यही है निकारागुआ जो है, ऐसे इसके बनाने का एक इसका भी प्रोजेक्ट है जो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर पनामा है, किसी शिप को ऐसे क्रॉस करके यहाँ जाना है, और वो शिप को ये कह रहा है कि भाई ठीक है यहाँ से क्रॉस करना है, वो कह रहे कि हम भाई यहाँ से क्रॉस करवा देंगे, तो सेव तो होगा ना, ये ऐसे जाना है, वो सीधा कह रहे हैं हम ऐसे क्रॉस करवा देंगे, तो इसको तो फायदा होगा ही होगा ना। तो हम देखें सेतु समुद्रम परियोजना जो अभी हमारा विवादित परियोजना है, ठीक है, उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे पता नहीं क्या होगा, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, और ये बीजेपी गवर्नमेंट उस पर कोई काम भी स्टार्ट नहीं करने जा रही है। एक क्रा नहर जो कि थाईलैंड बना रहा है, एक स्वेज नहर जो कि अभी मिस्र में है, पनामा नहर पनामा में है, एक निकारागुआ जो है वो बनाने की उसकी योजना है। तो ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।